जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली क्लास लेकर आए हैं। इसके बाद आपकी और भी क्लासेस आएंगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर साथ में आप लोग इस सब्जेक्ट का गैस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो गैस पेपर का मतलब यह है कि उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग एग्जाम से पहले उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड डालना है BHDC 134। यहाँ पर देखिए आपका गैस पेपर आ गया, हिंदी गद्य साहित्य। यहाँ से आप लोग इसको जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपके अदर पेपर कोड्स हैं तो उनको भी आप लोग यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। अगर आप लोग इस क्लास की इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF को, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उपन्यास के तत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं और हिंदी उपन्यास का स्वरूप हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का उपन्यास विधा में एक विशेष स्थान है। यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो समाज, व्यक्ति, भावनाओं, समस्याएं और जीवन की विविध परिस्थितियों को बहुत विस्तृत और गहराई से प्रस्तुत करती है। उपन्यास का जन्म पश्चिम से हुआ, लेकिन हिंदी में इसका विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। समय के साथ यह विधा न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम भी बनी। यानी कि एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें समाज में व्यक्ति, भावनाओं, समस्याओं और जीवन की विविध परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है और इसको गहराई से जो है प्रस्तुत करती है। और उपन्यास का जो जन्म है वो पश्चिम में हुआ था, लेकिन हिंदी में इसका विकास 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। समय के साथ यह विधा बहुत लोकप्रिय हो गई और जो है समाज परिवर्तन की माध्यम भी बनी। इसके बाद है हिंदी उपन्यास का स्वरूप देखते। सबसे पहले तो हिंदी उपन्यास में कथा की प्रधानता होती है। यानी कि हिंदी उपन्यास का मूल आधार कथा है। इसमें ना कोई कहानी अवश्य होती है, जिसमें पात्र, घटनाएं या वातावरण के माध्यम से जीवन की झलक मिलती है। हिंदी उपन्यासों में आम तौर पर समाज और व्यक्ति के संघर्ष को केंद्र में रखा जाता है। यानी कि इसमें ना कोई कहानी अवश्य होती, यानी कि जरूरी नहीं कि इसमें कोई कहानी हो। इसमें पात्र, घटनाएं या वातावरण के माध्यम से जीवन की झलक मिलती है। हिंदी उपन्यासों में आमतौर पर समाज या फिर व्यक्ति के संघर्ष को ही केंद्र में रखा जाता है। उपन्यास आपको जैसे कोई भी उपन्यास होगा उसमें समाज की बातें ही देखने को मिली, जैसे गोदान हो गया, ये तरह के उपन्यास जितने भी हैं सब उपन्यासों में समाज की ही झलक देखने को मिलती है। इसके बाद है सामाजिक यथार्थ। हिंदी उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं जैसे जातिवाद, गरीबी, शोषण, नारी की स्थिति, प्रेम विवाह, बेरोजगारी आदि प्रमुखता की दी गई है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्या का यथार्थ चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर गोदान उपन्यास में क्या होता है, ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। बूढ़ी काकी हो गया, चीफ की दावत हो गए, ये सब में क्या होता है, सब में जो है जातिवाद, गरीबी या समाज की स्थिति को दर्शाया जाता है, या नारी के प्रेम को दर्शाया जाता है, प्रेम विवाह दर्शाया जाता है, बेरोजगारी, ये सारी चीजें उपन्यास में दिखाई जाती हैं। इसके बाद है चरित्र चित्रण। तो हिंदी उपन्यास में पात्रों का चित्रण बहुत जीवंत होता है। वे बोलते हैं, सोचते हैं, दुखी होते हैं, संघर्ष करते हैं, जिससे पाठक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। गबन, निर्मला, मैला आंचल, झूठा सच जैसे उपन्यास इसके उदाहरण हैं। क्या है, गबन, निर्मला, मैला आंचल, झूठा सच जैसे उपन्यास इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है विविध विषय वस्तु। यानी कि उपन्यास में, हिंदी उपन्यास में सिर्फ सामाजिक विषय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को भी उठाया जाता है। यानी कि इसमें विविध प्रकार की विषय वस्तु, यानी कि सामाजिक भी होगी, ऐतिहासिक, राजनीतिक, अलग अलग तरह के जो है इसमें विषय देखने को मिलते हैं। जैसे यशपाल अघे, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लेखकों ने उपन्यास को नए आयाम दिए हैं। इसके बाद है भाषा और शैली। तो भाषा और शैली, हिंदी उपन्यासों की भाषा
आमतौर पर सरल, प्रभावपूर्ण और भावपूर्ण होती है। क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों और मुहावरों का भी प्रयोग उपन्यास को अधिक सजीव बनाता है। जैसे रेणु के उपन्यास मैला आंचल में मैथिली और भोजपुरी के शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उपन्यास में देखिए अलग अलग जो है भाषा भी देखने को मिल सकती है, यानी कि भाषा और शैली में भी विभिन्नता हो सकती है। इसके बाद है हिंदी उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो हिंदी उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं, सबसे पहले तो होता है कथानक। क्या होता है? कथानक होता है। कथानक उपन्यास की रीढ़ होता है, अगर वो नहीं होगा तो उपन्यास खत्म मान लीजिए। ये घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो एक उद्देश्य या समस्या के इर्द गिर्द घूमती है। कथानक जितना सशक्त और प्रभावशाली होगा, उपन्यास उतना ही रोचक और अर्थपूर्ण होगा। यानी कथानक जितना सशक्तपूर्ण होगा, जितना कथानक अच्छा होगा, जो उपन्यास है उतना ही रोचक और अर्थपूर्ण लगेगा। जैसे प्रेमचंद के गोदान में होरी और धनिया की कहानी किसानों की गरीबी और संघर्ष को लेकर चलती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं उसमें पात्र। तो पात्र वे व्यक्ति होते हैं जो उपन्यास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये मुख्य, गौड़ या सहायक हो सकते हैं। अच्छे पात्र वही माने जाते हैं जिनके माध्यम से लेखक समाज, भावनाएं और समस्याएं दिखा सकें। यानी कि वे अच्छे पात्र वही माने जाते हैं जो क्या हो, स्वतंत्र हो, क्या हो, यानी कि अपने हिसाब से जो है वो निर्णय ले सकें। सबसे अच्छे पात्र वही होते हैं। जैसे गबन में जागेश्वरी, रजनी और रामनाथ जैसे पात्र बहुत प्रभावशाली हैं। इसके बाद आ जाता है संवाद। संवाद पात्रों के बीच होने वाली बात है जो उनकी मानसिकता, समाज की स्थिति और विचारों को स्पष्ट करती है। उपन्यास में संवाद जितने स्वाभाविक और सारगर्भित होंगे उतनी ही वह प्रभावशाली होगी। यानी कि संवाद जो है स्वाभाविक होंगे, अपने आप बने बनाए नहीं होंगे। तो संवाद जो है जितना स्वाभाविक होगा, उपन्यास जो है उतना ही प्रभावशाली होगा। इसके बाद आ जाता है वातावरण। क्या आ जाता है? वातावरण आ जाता है। तो वातावरण में आशय उस सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है जिसमें उपन्यास की घटनाएं घटती है। यह पात्रों के व्यवहार और कथानक को दिशा देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मैला आंचल का ग्रामीण परिवेश उस युग के बिहार की झलक देता है। यानी कि जो मैला आंचल का ग्रामीण परिवेश है उस युग के बिहार की झलक देता है। इसके बाद है उद्देश्य। हर उपन्यास के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या संदेश होता है। यह उद्देश्य समाज में बदलाव लाने, किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने या मनोरंजन देने के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो निर्मला और उपन्यास में बाल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या को उजागर किया गया है। यानी कि जो निर्मला उपन्यास है उसमें बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी जो है समस्याओं का उजागर किया गया है। उसके बाद आ जाता है दृष्टिकोण। तो लेखक कहानी किस दृष्टिकोण से सुन रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। यह पुरुष मैं, द्वितीय पुरुष तुम या तू, और इसके बाद तृतीय पुरुष वह और वे हो सकता है। दृष्टिकोण से यह तय होता है कि पाठक किस सीमा तक पात्रों की भावनाओं को समझ पाएगा। इसके बाद है भाषा शैली। भाषा और शैली। तो हिंदी उपन्यासों में भाषा का चयन पात्रों और वातावरण के अनुसार किया जाता है। यानी कि पात्र जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर उपन्यास होगा। इसके बाद है शैली। कथ्य की प्रस्तुति का तरीका होती है। किसी लेखक की भाषा शैली सरल, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक या गंभीर हो सकती है। उदाहरण के लिए शरद जोशी और हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक शैली में उपन्यास लिखे हैं। निष्कर्ष देखें तो इसमें हिंदी उपन्यास एक जीवंत साहित्यिक विधा है जो समय, समाज और व्यक्ति के साथ निरंतर विकसित हो रही है। उपन्यास केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि ये समाज की सच्चाइयों का उजागर करता है। यानी कि जो उपन्यास सिर्फ जो है मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि उपन्यास में जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो समाज के दृष्टिकोण से होती हैं, जो समाज की सच्चाइयों को उजागर करते हैं, सोचने को मजबूर करते हैं और पाठकों को अपने पात्रों से जोड़ देता है। इसके तत्व कथानक, पात्र संवाद, वातावरण, उद्देश्य, दृष्टिकोण, भाषा व शैली मिलकर इसे संपूर्ण प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये जो 7 चीजें हैं ना, ये इसके तत्व होते हैं जिसके आधार पर जो है हमारा उपन्यास तय किया जाता है कि उपन्यास अच्छा है या खराब है। ठीक है। आज का हिंदी उपन्यास आधुनिकता, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पर्यावरण और वैश्वीकरण जैसे मुद्दों को भी समेट रहा है। इस तरह उपन्यास साहित्य की एक ऐसी विधा बन चुकी है जो जीवन के हर पक्ष को छूती है और पाठकों को आत्म मंथन के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चंस को कवर कर लिया है।
अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा के परिवेश और संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले नमक का दरोगा जो कहानी है इसका सारांश समझ लेते हैं। यानी कि ये कहानी कब की है, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर चल रहा था और जो है नमक पर कर लगा दिया गया। क्या कर दिया गया था? नमक पर कर लगा दिया गया था। तो होता क्या था, लोग जो है काला बाजारी में नमक को बेचकर बहुत पैसा कमा रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत पैसा कमा रहे थे। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका सारांश क्या है, इसमें एक जो है पात्र होता है बंसीधर। क्या होता है? मुंशी बंसीधर एक पात्र होता है और उसी पात्र के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इस कहानी में क्या है, ये कहानी जो है आजादी थी उससे पहले की कहानी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो है उसी समय बंसीधर एक लड़का होता है, वो नौकरी की तलाश कर रहा होता है, तो उसको नमक विभाग में नौकरी मिल जाती है। और जो उसके पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि जो नौकरी से जो पैसा मिलेगा उससे तो क्या होता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ जो पूर्णिमा का चांद होता है जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जबकि जो आपकी जो ये ऊपरी पैसा होता है, जो ऊपर का आय होता है, ये बहती हुई नदी है, यानी कि ये हमेशा चलता रहता है, यानी ये कभी खत्म नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि बंसीधर को नमक विभाग में ही नौकरी मिल जाती है। एक दिन होता क्या है, एक दिन एक जो पंडित है, पंडित का नाम है अलोपी दीन। तो क्या होते हैं, वो एक दिन जो है नमक को लेकर जा रहे थे, यानी कि गाड़ी जा रही थी, उसमें जो है पुल के पास नमक को लेकर जा रहे थे। तो उसमें जो है बंसीधर उनको पकड़ लेता है और उनको जो है कह देता है कि आप यहां से नहीं जा सकते हैं। लेकिन अलोपी दिन कहता है कि जो रिश्वत ले लो हमसे और हमको छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ता नहीं है। इसके बाद कोर्ट में बात जाती है तो अलोपी दिन छूट जाते हैं। इसके बाद जो है अलोपी दिन उसकी जो सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित होता है और उसको क्या करता है, उसको अपनी जमीन का जो है वो सेक्रेटरी बना देता है। एक तरीके का क्या करता है, सेक्रेटरी बना देता है। अब इस कहानी को आपने सारांश तो समझ लिया है। अब इसके बाद जो इसका परिवेश है और संरचना शिल्प को समझ लेते हैं। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नमक का दरोगा न केवल एक रोचक कथा है, बल्कि उस समय के सामाजिक, प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों पर गहरा प्रकाश डालती है। इस कहानी का मूल उद्देश्य है ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म पर टिके रहना, भले ही हालात जैसे भी हो। इसके साथ साथ यह कहानी ब्रिटिश शासन के समय के भ्रष्टाचार और सामाजिक स्थिति को भी उजागर करती है। क्योंकि उस समय नमक पर कर लगा दिया गया था तो उससे नमक मिल नहीं पाता था लोगों को। तो लोग क्या करते थे, इसी काला काला बाजारी करके और अतिरिक्त पैसा कमाते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं परिवेश का विवेचन। परिवेश यानी कि वह सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिसमें कहानी घटित होती है। परिवेश क्या है, यानी कि वो जगह जहां पर ये कहानी घटी हुई है, सामाजिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जहां पर ये कहानी घटी हुई है, उसी को हम लोग कहते हैं परिवेश। तो नमक का दरोगा का परिवेश विशेष रूप से ब्रिटिश शासन काल का है। क्या है? जो परिवेश कब का है? ब्रिटिश शासन काल का है, जब जो है भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद है ऐतिहासिक परिवेश। तो इसी अंदर जो है परिवेश बटे हुए हैं। तो इसमें है पहला ऐतिहासिक परिवेश। कहानी उस समय की है जब अंग्रेजों ने भारत में जो है नमक पर कर लगा दिया। नमक जैसी आम जरूरत की चीज पर कर लगाना एक अन्यायपूर्ण कार्य था। अंग्रेजों ने इसका नियंत्रण करने के लिए नमक विभाग बनाया, जिसका उद्देश्य था चोरी से नमक के व्यापार को रोकना। यह विभाग बाद में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। अधिकारी इस विभाग में नौकरी करना इसलिए चाहते थे क्योंकि इसमें ऊपरी आमदनी यानी कि रिश्वत की बहुत गुंजाइश थी। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब नमक पर कर लगाया गया तो वो एक मूलभूत चीज थी। तो उस पर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है लोग कालाबाजारी करके नमक को खरीदने लगे, क्योंकि नमक तो इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहा था। लोग ज्यादा पैसे देते थे और नमक को लेते थे, क्योंकि नमक तो है जो है रोजमर्रा की चीजें, नमक तो रोज कोई व्यक्ति खाएगा ही। इसके बाद है सामाजिक परिवेश। तो कहानी में दिखाया गया है कि कैसे भ्रष्टाचार समाज में स्वीकार होता जा रहा है। लोग खुद चाहे कितने भी बेईमान हो क्यों ना हो, लेकिन सम्मान हमेशा ईमानदार व्यक्ति को ही देते हैं। पंडित अलोपी दीन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति भी अंदर से सच्चाई की कदर करते हैं। यानी कि जब जो है बंसीधर जब उनके जो है जो गाड़ी है उसको पकड़वा देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, इसके बाद वो जो है अलोपी दीन छूट जाते हैं। इसके बाद वो उसके बंसीधर के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि आपके इतना सच्चा इंसान मैंने नहीं देखा, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। और उसको जो है अपनी जमीन का जो है सेक्रेटरी वगैरह बना देता है, ऐसा कुछ कर देता है। इसके बाद है आर्थिक परिवेश। तो वंशीधर का पिता स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि तनख्वाह एक दिन का चांद है और ऊपरी आमदनी ही असली साधन है।
उस समय की मानसिकता को दर्शाता है कि जब लोग नैतिकता से अधिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने लगे थे। इसके बाद आते हैं संरचना शिल्प का विवेचन। तो संरचना शिल्प का अर्थ होता है कहानी को किस प्रकार रचना गया है, किस शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है, भाषा कौन सी प्रयोग की गई है और पात्रों का चित्रण कैसे किया गया है आदि। नमक का दरोगा इस दृष्टि से भी एक सशक्त रचना है। यानी कि संरचना शिल्प का मतलब क्या है, कहानी किस प्रकार रची गई है, कौन सी शैली प्रस्तुत की गई है, कौन सी भाषा प्रयोग की गई है और पात्रों का चित्रण कैसे किया गया है, ये सारी चीजें मिलकर ही संरचना शिल्प का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले है कथानक की रचना। तो कहानी का कथानक सरल और रोचक प्रभावशाली है, इसमें कोई उलझाव नहीं है, बल्कि घटनाएं एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत बंसीधर की नौकरी की तलाश से होती है, फिर उनकी नियुक्ति, ईमानदारी, संघर्ष और असफलता और अंत में अप्रत्याशित सफलता तक कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसके बाद है पात्रों का चित्रण। तो यहाँ पर पात्र है मुंशी बंसीधर, पंडित अलोपीदीन और जो है बंसीधर के पिता। तो ये सबसे ज्यादा कहानी के नायक हैं, एक आदर्श सरकारी कर्मचारी के रूप में चित्रित किए गए हैं जो ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा, धैर्य और संयम उन्हें अन्य पात्रों से अलग बनाता है। इसके बाद है पंडित अलोपीदीन, एक प्रतिष्ठित, अमीर लेकिन चालाक जमींदार है। शुरू में भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में सामने आता है, लेकिन अंत में वह बंसीधर की ईमानदारी के सामने झुक जाते हैं और उनका चरित्र परिवर्तन कहानी का नैतिक संदेश बनता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कभी ना कभी जो है उसका इरादा बदल ही जाता है। इसके बाद है बंसीधर के पिता। वे उस समाज की मानसिकता को दर्शाते हैं जो मानता है कि ऊपरी आमदनी के बिना जीवन नहीं चलता। उनके माध्यम से लेखक ने समाज के प्रचलित विचारों की आलोचना की। इसके बाद है भाषा शैली। तो भाषा शैली क्या है? प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। कहीं कहीं पर उन्होंने हास्य और व्यंग्य का प्रयोग भी किया है, जिससे कहानी और अधिक रोचक बन जाती है। जैसे कि जब पंडित जी रिश्वत देते समय सौजन्यता का दिखावा करते हैं और जब हारने के बाद भी न्यायालय के बाहर लोगों को पैसे बांटते हैं। इसके बाद आते हैं प्रतीकात्मकता। कहानी में कुछ तत्व जो है प्रतीकों के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे नमक, ऊपरी आमदनी, बंसीधर की आंखों के आंसू। ये सारी चीजें उसमें किसकी तरह प्रयोग होते हैं? प्रतीकों की तरह प्रयोग होते हैं। इसके बाद है नैतिक शिक्षा और प्रभाव। कहानी का एक गहरा जो है नैतिक संदेश देती है। सच्चाई कभी नहीं हारती है, देर से ही पर जीत उसी की होती है। ठीक है, यह कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। साथ ही यह भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक चेतावनी भी है कि न्याय और धर्म की एक ना एक दिन विजय होती ही है। इसके बाद निष्कर्ष देंगे तो नमक का दरोगा न केवल एक सामाजिक यथार्थ की कहानी है, बल्कि यह एक नैतिक प्रेरणा भी है। इसका परिवेश हमें उस समय की राजनीति, समाज और प्रशासन की सच्चाई बताता है। वहीं इसकी संरचना पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। कहानी यह दर्शाती है कि यदि समाज में कुछ लोग ईमानदार और धर्म का पालन करें तो भ्रष्ट व्यवस्था में भी बदलाव संभव है। मुंशी प्रेमचंद ने अत्यंत सरल भाषा में एक गहरी बात कही, यही उनकी लेखनी की विशेषता है। यानी कहानी क्या दर्शाती है? यदि समाज में कुछ ईमानदार लोग हों तो भ्रष्ट व्यवस्था में भी बदलाव संभव हो सकता है। तो इस जो है ये आपका जो कहानी है नमक का दरोगा, तो इसका हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने इसका शिल्प देखा और इसका जो है परिवेश क्या था वो देखा। इस तरह की प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 टॉपिक्स को कवर किया है। इसके बाद अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स को आएंगे। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।